प्रश्न 6 धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? तो जब चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। चरों की गति एक ही दिशा में से आशय है या तो दोनों बढ़ सकते हैं या दोनों कम हो सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखा, आय बढ़ रही तो उपभोग भी वृद्धि हो रही उपभोग में, और आय कम हो तो उपभोग भी कम। दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसका अथवा प्रश्न है कि सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। तब जब दो चरों में एक साथ एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तथा एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन के कारण हो तो यह दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ये सहसंबंध से आशय है कि दो चर जब होते हैं उनमें एक के कारण जब दूसरे में परिवर्तन होता है, जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगी, या ऐसे और भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं। प्रोफेसर किंग के अनुसार दो समंग श्रेणियों व समंग समूहों के मध्य कार्यकरण संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां, अर्थशास्त्र में छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। अंक है 40, 50, 55, 58, 78। तो समांतर माध्य का सूत्र यह है, समांतर माध्य बराबर सभी मानों का योग बटे मानों की संख्या, या x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। जो भी संख्या इन सबको योग करके संख्या से हमें भाग दे देना है। x बार बराबर ये सभी संख्याओं का योग किया और कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 संख्याओं से भाग दिया 281/5, तो इसका भागफल आ रहा 56.2। तो समांतर माध्य जो उत्तर होगा वो x बार बराबर 56.2। अथवा में है प्रश्न कि समांतर माध्य के कोई दो दोष लिखिए। तो दोष इसमें बीजगणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है प्लस माइनस का, जिससे कि त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा दोष है कि समांतर माध्य कभी कभी वह मूल्य होता है जो समंकमाला में ही नहीं होता। जैसे ऊपर ही दिख रहा है 56.2 समांतर माध्य है, जबकि समंकमाला जो अंक है इसमें वो है ही नहीं। तो ये दोष हो गए। प्रश्न 8वां, परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? तो परिष्कृत से आशय है व्यवस्थित। तो जब एकत्रित किए हुए आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से या सरल तरीके से प्रस्तुत करके कुछ उद्देश्य निकालने योग्य बनाया जाता है तो वे परिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। परिष्कृत यानी व्यवस्थित आंकड़े, जमे हुए आंकड़े जिनसे कि कोई उद्देश्य निकाला जा सके। इसी के अथवा में अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? तो अपरिष्कृत यानी अव्यवस्थित आंकड़े। ये अव्यवस्थित आंकड़े कब होते हैं? जब प्रारंभिक रूप में जब एकत्रित किए गए आंकड़े इस प्रकार से अव्यवस्थित रहते हैं कि उनसे कोई भी निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन होता है। जब हम विभिन्न जगह से कोई भी अनुसंधानकर्ता आंकड़े इकट्ठे करता है तो वो प्रारंभिक रूप में जो अव्यवस्थित होते हैं वो ही अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। इन पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अव्यवस्थित होते हैं। जब उन्हें एकत्रित करके व्यवस्थित किया जाता है तब उसके बाद ही कोई उद्देश्य निकाला जाता है। प्रश्न 9, आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है? तो जब पैराग्राफ में आंकड़े दिए हुए होते हैं तो वो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। परिभाषित किया गया है कि जब आंकड़ों का विवरण वर्णों के साथ विवरणात्मक तरीके से दिया जाता है तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। यह तब उपयोगी होता है जब आंकड़े बहुत अधिक संख्या में ना हो। अथवा में दिया हुआ है कि सारणीयन के दो लाभ लिखिए। सारणीयन यानी आंकड़ों को सारणी में सारणीबद्ध करना। तो सारणीयन अर्थात सारणी के द्वारा प्रस्तुत आंकड़े या जानकारी जो भी होती है सांख्यिक संख्याओं से संबंधित, वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत की जाती है। जब हम सारणी में आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही व्यवस्थित होते हैं ताकि हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा लाभ है कि सारणी के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जब आंकड़ों को हम सारणी में लिखते हैं तो हम उनको आसानी से तुलनात्मक अध्ययन भी उनका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विविक्त चर क्या है? तो विविक्त चर ये वे संख्या होती हैं जिनका निश्चित मान होता है, जैसे 20, 25, 30 या कोई भी पूर्णांक संख्याएं विविक्त चर कहलाती हैं। यानी इनके बीच में कोई भी संख्या दशमलव वाली या भिन्नात्मक या वर्गमूल में कोई भी संख्या नहीं होती। जो भी होती है वो पूरी पूरी होती है। इनके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होता है। यानी जैसे हम इसको इससे भी समझते हैं कि कोई भी सिक्का यदि हमने उछाला तो या तो वो हेड या टेल होगा, इसके बीच में कोई भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम संख्याओं को ले सकते हैं। यदि 25 है और 25 के बाद 26 आती है तो 26 ही होगी। 25.5, 25.1, 2, 25.9 ये कोई भी संख्या नहीं होगी। लिखा भी है कि परंतु इसके बीच में कोई मान नहीं होता। उक्त संख्याओं के बीच की कोई भिन्नात्मक दशमलव संख्या नहीं होती। इसका उदाहरण हो सकता है जैसे कि विद्यार्थियों की उपस्थिति। अब विद्यार्थियों की जो उपस्थिति होती है ये पूरी पूरी संख्या होती है। हम कहेंगे यदि 60 विद्यार्थी आए या 65 आए, उनके बीच में हम 60 1/2 वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, या 65.5 या 80, तो जो भी होंगे वो पूरा पूरा मान होगा।
अथवा में प्रश्न है समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्य का सूत्र है समांतर माध्य बराबर सभी मानों का योग बटे मानों की संख्या। या प्रत्यक्ष विधि या लघु विधि का हम कोई भी सूत्र और भी जो सूत्र है वो हम लिख सकते हैं। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन या ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो 2 नंबर के प्रश्न में कोई भी एक सूत्र हम लिख सकते हैं। संतत चर किसे कहते हैं? ये वे संख्याएं होती है जिनका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। जैसे भी अपन ने विविक्त चर में देखा था संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो उसके अलावा जो ऐसी संख्याएं होती हैं उनके बीच की संख्याएं वो फिर संतत चर कहलाते हैं, यानी निरंतर लगातार। जैसे दशमलव, भिन्नात्मक, वर्गमूल वाली संख्याएं, यानी 10 से यदि हम 11 लें तो 10 से 11 के बीच में जितनी भी संख्या है, चाहे वो बटे में हो चाहे दशमलव में, जो भी संख्या है वो सारी संख्या संतत चर कहलाती हैं। इनके मान हो सकते हैं जैसे किसी विद्यार्थी की ऊंचाई का मान जैसे हम इंच में निकाल सकते हैं, तो इंच कुछ भी हो सकता है। तो ऊंचाई का मान जो है वो इसका उदाहरण है। मध्य मूल्य किसे कहते हैं? किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के मूल्य को जोड़कर 2 से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्य मूल्य कहते हैं। इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। प्रश्न 12 आर्थिक क्रिया से क्या आशय है? तो सामान्यतः धन अर्जित करने के उद्देश्य से आर्थिक क्रिया का संबंध धन से होता है, अर्थ से होता है। उस उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे किसी भी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति, डॉक्टर, जो भी ये कार्य किए जा रहे हैं इसका उद्देश्य होता है धन कमाना, तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है? यहाँ उत्पादन से आशय ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसके माध्यम से वस्तुओं अथवा सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो उत्पादन का संबंध उपयोगिता में वृद्धि से है या उपयोगिता सृजन से, जिसके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण लिखा हुआ है जैसे दर्जी के द्वारा कपड़े से शर्ट बनाना। प्रश्न 13 बहुलक से क्या आशय है? तो समंकमाला में सबसे अधिक बार या बहुलक से हम बहुत बार भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं। तो समंकमाला में सबसे अधिक बार आने वाला अंक अर्थात वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है मध्यिका ज्ञात कीजिए 5 7 6 1 8 10 12 4 3। तो जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम उनको व्यवस्थित करते हैं। इन्हीं का पहले हमने सीरियल नंबर दे दिया, ये संख्या है, कितनी संख्या है 9, तो 9 सरल क्रमांक दे दिए और इनको अपन ने बढ़ते क्रम में दे दिया 1 3 4 5। ये जो संख्या है ये यही संख्याएं हैं, ये व्यवस्थित जमा दिया बढ़ते क्रम में। सूत्र है मध्यिका का, मध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वे मध्य का आकार। तो n जो होता है यहाँ पर n यानी सरल क्रमांक, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी में जो संख्याएं होती हैं सरल क्रमांक होता है वही n होता है। तो कितनी संख्या है या 9, n की जगह 9 रख दिया, प्लस 1/2 ये सूत्र में ही है। तो n प्लस 1 हुआ 10/2। यदि हम 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। इसको हम लिखेंगे मध्यिका बराबर 5वें मध्य का आकार। अब 5वां मध्य, फिफ्थ 5वां मध्य यानी ये। अब उत्तर इसके सामने वाला अंक ये होगा मध्यिका, जो कि इनमें दिया हुआ है ये। तो 6 जो है वो मध्यिका है। तो 5वें मध्य का आकार अर्थात मध्यिका बराबर हुआ 6। प्रश्न 14 सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी इसको हमें परिभाषित करना है कि सांख्यिकी का केवल अर्थ संख्यात्मक तथ्यों से है। इसको 2 अर्थों में देखा जाता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन आता है। और बहुवचन में समूह में जो संख्या होती है उनको प्रस्तुत तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वह बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होगा। अथवा समंक किसे कहते हैं? तो किसी उद्देश्य से एकत्रित की गई संख्याओं का समूह समंक कहलाता है। समूह से आशय है कि संख्या हमें बहुत सी संख्या होना चाहिए। यदि हम एक संख्या लेंगे तो उससे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तुलना नहीं कर सकते। जो भी अंक होंगे वो समूह में होंगे, वही समंक कहलाएंगे। अगला प्रश्न है आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? तो यह तो बहुत ही विस्तृत प्रश्न है ये कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तो इसको हम अपने मन से भी कई प्रकार से लिख सकते हैं। जहां मैंने तैयार किया है ये प्रश्न है कि प्रारंभ में मैंने परिभाषा दे दी है अल्फ्रेड मार्शल की कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ हमें अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना है, इसलिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो सामान्य रूप से जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं कि सामान्य व्यवसाय यानी जो भी मनुष्य सामान्य कारोबार में लगे हुए हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, यह सामान्य रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताएं,
और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब यहाँ चुनाव की चयन की समस्या होती है व्यक्ति के सामने कि मनुष्य अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी उनके माध्यम से हो सके। तो इन सब क्रियाओं का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि का अध्ययन भी किया जाता है और संपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत ये भी अर्थशास्त्र का विषय है, जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, आयात निर्यात से संबंधित नीतियां भी बनाई जाती है, बेरोजगारी की समस्या से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं। ये सब इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। इस उपयोगिता के कारण हम कह सकते हैं कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं। अथवा में प्रश्न है, वितरण से क्या आशय है? तो वितरण एक क्रिया है, राष्ट्रीय का भाग जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरित किया जाता है, इस क्रिया को वितरण कहते हैं। जैसे भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज, संगठक को वेतन और साहसी को लाभ या हानि। उत्पादन के साधनों में उनके कार्य का जो पारितोषण जो दिया जाता है, वो देने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है वितरण। प्रश्न 16, प्रश्नावली अनुसूची में अंतर बताइए। इसको मैंने इस तरीके से लिखा, आप 2 भाग करके भी लिख सकते हो कॉपी में। तो पहला है कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं देता है और अनुसूची में प्रगणक सूचकों से पूछ कर भरते हैं। दूसरा है, प्रश्नावली को प्रायः डाक द्वारा संबंधित के पास भेजा जाता है और यहाँ प्रगणक स्वयं साक्षात उपस्थित होकर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तीसरा है, प्रश्नावली में उत्तर के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि सूचक के पास पोस्ट से जाती है वो और वह वहां पर लिखता है, और यहाँ उत्तर के लिए रिक्त स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं है। यहाँ अनुसूची में प्रगणक स्वयं जो है पूछकर भर देता है। अधिकांश जो उत्तर होते हैं वो टिक लगाने वाले होते हैं। फिर प्रश्नावली में प्रश्नों को समझने के लिए टिप्पणियां दी जाती हैं। क्यों टिप्पणियां दी जाती हैं? क्योंकि पोस्ट से आती है प्रश्नावली, तब यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसकी व्याख्या वहां टिप्पणी के रूप में कर दी जाती है और यहाँ टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रगणक स्वयं उपस्थित होता है, वह उसको समझा देता है प्रश्न को। अथवा में प्रश्न, एक अच्छी प्रश्नावली की कोई 3 गुण बताइए। तो अच्छी प्रश्नावली के पहला गुण है स्पष्ट उद्देश्य। जो भी प्रश्नावली होती है, जैसे विपन्न ने देखा था, जो डाक के द्वारा अनुसंधान करता जब कोई भी आंकड़ों को एकत्रित करता है तो वह प्रश्नावली के द्वारा करता है। तो जब प्रश्नावली सूचक के समक्ष जाती है तो उसमें ये बातें होना चाहिए कि स्पष्ट उद्देश्य, अनुसंधान करता अपना परिचय भी दे, प्रश्नावली का उद्देश्य जो है उसके बारे में भी उसे स्पष्ट पता होना चाहिए। प्रश्नावली, प्रश्नों की संख्या सीमित, प्रश्नावली में जो संख्या है वह पर्याप्त होना चाहिए। सीमित अर्थात ना बहुत अधिक कम और ना बहुत अधिक ज्यादा। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, ऐसे प्रश्न जो कि सामान्य व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ सके। हाँ, और द्विअर्थी प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न 17, प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर बताइए। ये भी हम 2 भाग करके भी लिख सकते हैं। तो प्राथमिक समंक ये मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधान करता इनका स्वयं संकलन करता है, और ये मौलिक नहीं होते क्योंकि अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा संकलित किए जाते हैं। द्वितीयक समंक दूसरा अंतर है, यह उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित करता है तो वह अपने उद्देश्य के अनुसार ही उनको एकत्रित करता है, लेकिन यहाँ अन्य से लिए जाते हैं तो ये उद्देश्य जिस उद्देश्य से संकलित किए गए थे तो उस उद्देश्य के अनुसार वो एकत्रित किए गए थे, और जो भी अनुसंधान करता इनको प्रयोग में ला रहा है तो उसका उद्देश्य तो दूसरा होगा, मिलता जुलता होगा, या फिर तो उसमें अपने उद्देश्य के अनुसार संशोधन करने की उसको आवश्यकता होती है। प्रश्न 3, इनके संकलन में धन, समय, श्रम, बुद्धि का प्रयोग अधिक लगता है, और यहाँ ये तो पके पकाए आंकड़े मिल जाते हैं, तो धन, समय, श्रम, बुद्धि का विशेष प्रयोग इसमें नहीं होता। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियां बताइए। तो पहली सावधानी, अनुसंधानकर्ता के संबंध में जानकारी। जो भी अनुसंधानकर्ता से हम आंकड़े ले रहे हैं उसकी व्यक्तिगत रूप से उसकी जानकारी लेना चाहिए कि वह कैसा है अनुसंधानकर्ता, कहीं अयोग्य अनुभवहीन तो नहीं है। शुद्धता का स्तर, जब आंकड़े हम ले रहे हैं तो कौन सी विधि से उसने एकत्रित किए गए हैं, उसकी हमें शुद्धता की जांच भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो हमारा उद्देश्य भी गलत होगा। तीसरा, अवधि की जांच, उसने कब आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, उसके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए वो कब एकत्रित किए गए, और हम जब प्रयोग कर रहे हैं वो समय क्या है, कहीं वो आंकड़े बहुत पुराने तो नहीं है। अगला प्रश्न, निदर्शन विधि क्या है। निदर्शन विधि को हम सैंपलिंग मेथड भी कहते हैं। तो इस विधि में अनुसंधान के लिए समष्टि या समग्र में से कुछ इकाइयां प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुन ली जाती है और उनका अध्ययन किया जाता है। जो भी समस्त इकाइयां उसमें से सभी एक एक इकाई को नहीं लिया जाता, उसमें से कुछ इकाइयों को हम ले लेते हैं और उसके अनुसार उद्देश्य निकालते हैं और उसको समग्र पर लागू कर दिया जाता है।
जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के मान लो 1000 गांव के व्यवसाय का अध्ययन करने के लिए किसी आधार पर 100 गांव के व्यवसाय का अध्ययन करना है। किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, यदि उनमें 100 व्यक्ति उस गांव के या पूरे गांव 100 गांव का अध्ययन करना है, 1000 गांव का अध्ययन करना है, तो उसमें से हम पूरे 1000 गांव में नहीं जाएंगे। अपने हिसाब से या किसी भी प्रकार से हम केवल 100 गांव में जाएंगे और वहां के व्यवसाय का अध्ययन करके वो निष्कर्ष पर हम 1000 पर लागू कर देंगे। जैसे हम गेहूं खरीदते हैं तो पूरे गेहूं नहीं देखते, हम गेहूं के कुछ दाने देखकर हम गेहूं खरीद लेते हैं। चावल पक गया कि नहीं, कुछ दाने देखकर हम देख कर लेते हैं। तो ये जो निदर्शन विधि है, इसमें समग्र में से कुछ इकाइयों को चुना जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है और समग्र पर लागू कर दिया जाता है। इसके अथवा हम प्रश्न है, संगणना रीति के 3 गुण लिखिए। संगणना रीति यानी इसमें सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सभी की गिनती की जाती है, एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो इसके गुण है प्रत्येक इकाई का अध्ययन। चूंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जिससे जो निष्कर्ष है वो अधिक सत्य होता है, क्योंकि हमने सभी इकाइयों का अध्ययन किया है। फिर इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त, यहाँ जहाँ इकाइयों में अलग अलग तरह की भिन्नता हो वहाँ यही विधि उपयुक्त है। अब हम यहाँ देखें, मान लो हमें 10 इकाइयों का अध्ययन करना, 10 में से हमने कोई 2 इकाई ली, लेकिन अन्य 8 इकाइयाँ हैं वो इससे बिल्कुल विपरीत हैं। यानी कुछ इकाइयाँ ऐसी होती है जिनमें बिल्कुल अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, तब तो हमें यही विधि उपयोग में लानी होगी। फिर उच्च स्तर की शुद्धता, संगणना विधि के द्वारा जब हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उससे जो भी परिणाम होंगे वो ज्यादा शुद्ध होंगे। उच्च स्तर की शुद्धता इसमें पाई जाती है। प्रश्न 19, निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। ये प्राप्तांक दिए हुए हैं प्रश्न में और आवृत्ति दी हुई है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1, 3, 5, 7, 4, 3 ये आवृत्ति है। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना, ये हमने खड़े में लिखे आंकड़े और आवृत्ति लिखी, दोनों में गुणा किया तो fx हुआ, इसका योग किया और यहाँ पर n बराबर होता है आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग हो रहा 23 और यहाँ इनका गुणनफल किया, ये गुणनफल का योग हो रहा 1215। ये सूत्र में रख दिया। सिग्मा fx बराबर हो रहा 1215, n बराबर 23 और x बार बराबर ज्ञात करना, ये मान लिखा। 1215 में जब हम 1215 में 23 का भाग देंगे तो भागफल आ रहा 52.82, तो समांतर माध्य होगा 52.82। इसके अथवा हम प्रश्न है कि समांतर माध्य के कोई 3 गुण लिखिए। तो 3 गुण, पहला है सरलता, क्योंकि समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जिसे प्रारंभिक ज्ञान बस हो तो वह इसको सरल तरीके से ज्ञात कर सकता है। बीजगणितीय विवेचन संभव, इसमें बीजगणितीय चिन्हों का प्रयोग, प्लस माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे तो इनकी माप जो है वो सही माप होगी, एकदम निश्चित माप होगी। तीसरा, सभी पदों पर आधारित, समांतर माध्य की गणना में श्रेणी के सभी पदों को सम्मिलित किया जाता है और यह श्रेणी के सभी पदों का सही प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 20, सांख्यिकी के कोई 4 कार्यों को समझाइए। 4 कार्य हैं। पहला, विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी में विभिन्न विधियां होती है, वर्गीकरण, सारणियां, चित्र में प्रदर्शन या कुछ गणितीय विधियां, जिसके माध्यम से हम बहुत ही कठिन से कठिन तथ्यों को हम संख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत करके और उसको हम बहुत ही सरल तरीके से उनको उस तथ्य को बता सकते हैं। तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, सांख्यिकी की बहुत सी विधियां, औसत, अनुपात, प्रतिशत, इनके द्वारा हम तुलनात्मक रूप से आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि, सांख्यिकी के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता विभिन्न निष्कर्ष निकालता है तो उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं और उसके साथ साथ वह अनुमान भी लगा सकता है, जिससे व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता, निश्चयात्मकता की प्राप्ति होती है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, आगे भी वो समस्या के उचित हल के दृष्टिकोण को विकसित उसमें होता है। फिर नीति निर्माण में सहायक, सांख्यिकी विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक नीतियां निर्धारित करने में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। सांख्यिकी के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार का विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात ही नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे आयात निर्यात नीति, मूल्य नीति, कर नीति, इसके अलावा और भी कई नीतियां हैं, वो सांख्यिकी के द्वारा ही बनाई जाती हैं और उसके पश्चात उसका आगे मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इसके अथवा में प्रश्न है, द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? इनके संग्रह की कोई 3 विधियां या स्रोत की व्याख्या कीजिए। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया जा चुका हो।
और सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग भी उन पर किया जा चुका है और उसके पश्चात जब हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। इसके स्रोत यानी आंकड़े कहाँ से हम ले सकते हैं, तो इसके प्रकाशित अप्रकाशित आंकड़े हैं अलग अलग, लेकिन इस 4 नंबर के प्रश्न में हम 1 नंबर यहाँ बढ़ जाता है, 3 नंबर यहाँ बढ़ जाते हैं, तो 3 पॉइंट लिख के हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला है सरकारी प्रकाशन, केंद्र राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के द्वारा उनके विभिन्न मंत्रालय विभागों के द्वारा समय समय पर संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, वहां से हम द्वितीयक आंकड़ों के रूप में उनको ले सकते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन, कुछ अर्ध सरकारी संस्थाएं भी होती हैं जैसे नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका, इसके द्वारा भी संबंधित विषयों से के कोई भी आंकड़े जो है प्रकाशित किए जाते हैं, उनको हम द्वितीयक आंकड़ों के रूप में ले सकते हैं। अगला स्रोत है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। व्यक्तिगत रूप से भी जब कोई अनुसंधान कार्य करता है तो वह भी अपने आंकड़ों का प्रकाशन कराता है। प्रकाशन नहीं भी कराता है वो यदि, तो हम उन व्यक्तियों से संपर्क करके वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों के रूप में ले सकते हैं। प्रश्न 21, वर्गीकरण एवं सारणीयन में कोई 4 अंतर बताइए। पहला है कि वर्गीकरण जो होता है वो सारणियों से पहले की क्रिया है, पहले वर्गीकृत किए जाते हैं आंकड़े, उसके बाद सारणी। और यहाँ हम देखेंगे तो सारणीयन जो है वो पहले की क्रिया, सारणीयन जो है वो बाद की क्रिया है, पहले वर्गीकरण किया जाता है उसके बाद ही सारणीयन किया जाता है। दूसरा, संग्रहित आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ संबंधित स्तंभों और पंक्तियों में विभाजित किया जाता है आंकड़ों को। यहाँ सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है और ये आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि है। आंकड़ों को विभिन्न समूहों या उपसमूह में वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ उपशीर्षक, अवशीर्ष विभिन्न रूप में सारणी के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। इसके अथवा प्रश्न, सारणी के प्रमुख अंगों की व्याख्या कीजिए, जिसे हम प्रमुख भाग भी कहते हैं। सारणी के मुख्य अंग है, जैसे पहले सारणी संख्या, सबसे पहले ऊपर सारणी संख्या दी जाती है। यदि एक से अधिक सारणी है तो उसको इस तरीके से भी दिए जाते हैं अंक, 2.1, 2.3, 2.1, इस तरीके से। जो सारणी संख्या होती है वो सारणी की पहचान निर्धारित करती है कि इस नंबर पे कौन सी सारणी है। शीर्षक, यह सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है, किसके बारे में है ये सारणी, उसका शीर्षक दिया जाता है। यह स्थान सारणी के बिल्कुल ऊपर तथा सारणी संख्या के ठीक बाद में या इसके नीचे लिखा जाता है। जो शीर्षक होता है वह अत्यंत स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए। उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक यानी जो खड़ी लाइनें या आड़ी लाइनें होती हैं उनके बारे में शीर्षक दिया जाता है। स्तंभ यानी होता है खड़ी लाइनें। सारणी के प्रत्येक स्तंभ के ऊपर की ओर और एक स्तंभ नाम दिया जाता है, यानी कौन सा कॉलम किसके लिए है, तो ये स्तंभ शीर्षक कहलाता है, जो स्तंभ के अंतर्गत दी गई संख्याओं की व्याख्या करता है। सारणी का मुख्य भाग, इसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं। सारणी का मुख्य भाग जो होता है वो सारणी के प्राण कहे जाते हैं, इसमें ही मुख्य जानकारी दी जाती है। इन आंकड़ों की अवस्थिति उसकी पंक्ति और स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। सारणी के मुख्य भाग में क्या क्या दिया जाना है, कितने खंड बनाए जाने हैं, कितनी पंक्तियां, कितने कॉलम, उसके हिसाब से वो तय करता है कि सारणी के मुख्य भाग में जो जानकारी दी जा रही है वो किस प्रकार से दी जाए। स्रोत, यह एक संक्षिप्त वाक्यांश के रूप में होता है। स्रोत यानी सारणी में दी हुई जानकारी कहाँ से ली गई है इसकी जानकारी भी देना जरूरी होता है। टिप्पणी, यह सारणी का अंतिम भाग होता है। इसके अंतर्गत आंकड़ों की उन बातों को दिया जाता है जो कि स्वतः स्पष्ट नहीं होती। यदि सारणी में यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो उसको हम अंत में टिप्पणी के रूप में दे सकते हैं। संगणना एवं निदर्शन रीति में अंतर बताइए। संगणना यानी जहां समग्र इकाइयों को लिया जाता है। निदर्शन रीति, जिसको हम प्रतिचयन रीति भी कहते हैं, इसमें समस्त इकाइयों को नहीं लिया जाता, कुछ को चुनकर लिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। निदर्शन या प्रतिचयन रीति में प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। संगणना रीति में समय, धन, परिश्रम अधिक लगता है, यहाँ कम लगता है। यहाँ विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त है, यानी अलग अलग इकाइयों में अलग अलग प्रकार के गुण है, तब हम सभी इकाइयों का अध्ययन करना होगा, उसमें यही उपयुक्त है। और यहाँ सजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त है। यदि सभी इकाइयों में एक समान विशेषता है तब हम कोई भी इकाइयां प्रतिनिधित्व के रूप में ले सकते हैं। यहाँ समग्र के नाशवान होने पर यह रीति अनुपयुक्त है। यदि समग्र नाशवान हो गया तो वहाँ हम संगणना रीति जो वो सही नहीं है। और यहाँ समग्र के नाशवान होने पर यह रीति उपयुक्त है, क्योंकि हम कुछ इकाइयों को लेकर हम निष्कर्ष निकाल चुके होते हैं। अथवा निम्नलिखित समंगों से लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना। लघु रीति का सूत्र यह है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx i अपॉन n और इंटू आई। चूंकि पदविचलन रीति से गणित किया हुआ है, यदि हम पदविचलन रीति से गणित नहीं करेंगे तब ये आई जो है वो नहीं आएगा। तो ये वर्ग दिए हुए हैं, आवृत्ति दी हुई है, तो जब भी हम वर्ग लिखेंगे
ये लिखेंगे खड़े में क्लास इंटरवल, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद हम जो ये वर्गांतर दिए है इसके हम मध्य मूल्य निकालेंगे। तो हम याद कर लेंगे कि सतत श्रेणी में यदि हम समांतर माध्य सतत श्रेणी से कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मध्य मूल्य निकालना होगा। ये 0 से 10 के बीच का मध्य मूल्य 5, 15, 25, 35 ये मध्य मूल्य निकाले हैं L1 + L2/2 से। अब इसके बाद एक कल्पित माध्य रख लेंगे। लगभग हम बीच की संख्या जैसे 25 है, 25 को कल्पित माध्य माना, यही 25 जो है यहाँ कल्पित माध्य के रूप में यहाँ पे होगा a बराबर। अब 25 के सामने तो 0 आ जाएगा और 25 से जो छोटी संख्या उनके सामने माइनस का चिन्ह आएगा, 25 से जो बड़ी संख्या उनके सामने प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ अंतर देखेंगे 25 में से 15 का ऋण 10, 5 का ऋण 20, यहाँ 25, यहाँ 35 का अंतर 10, 45 में से 25 का अंतर 20 और ये 30। अब यहाँ पद विचलन रीति का प्रयोग इसलिए किया कि क्योंकि बड़ी संख्या है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है, हम कर सकते हैं बगैर पद विचलन रीति से, लेकिन यहाँ पद विचलन रीति ज्यादा उपयुक्त लग रही थी मुझे। यहाँ पद विचलन रीति में ये संख्या छोटी की कोई भी एक संख्या जो कि 10 है, 10 से ये विभाजित हो गई, ऋण 1 ऋण 2, यहाँ धनात्मक संख्या 1 2 3। अब चूंकि यहाँ हमें f dxi चाहिए, ये dxi है, dxi का गुणा हम करेंगे f में, यानी ये 12 दूनी 24, 18 एकम 18, ये 27 में 0 गुणा 0, 20 एकम 20, ये 34 18। अब इनको हल करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे और इनका अंतर जो है वो 30। ये कभी कभी ऋणात्मक भी आती है, तो यहाँ पर 30 आया। जो आवृत्तियों का योग है ये n बराबर होगा, n बराबर 100, f dxi बराबर 30 आया है। i यानी इनके बीच का अंतर, ये कितने का अंतर है, सभी के बीच में एक समान अंतर है 10 का, तो i बराबर आया यहाँ पर 10 आया। a बराबर 25 जो कल्पित माध्यम ने माना था, ये सूत्र में रख दिया 25 धन 30/100 गुणित 10, 25 धन ये भागफल आया 3 बराबर 25 से 3 का योग हुआ 28, तो समांतर माध्य बराबर हुआ 28 उत्तर। प्रश्न 23, समंकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या आशय, इनके लाभ या उपयोगिता। तो जब सांख्यिकी तथ्यों को आंकड़ों को विभिन्न चित्र होते हैं जैसे रेखा चित्र, दंड चित्र, आयत चित्र, वृत्त चित्र, विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा जब इनको प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहलाता है आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन। इसकी लाभ या उपयोगिता ये पॉइंट बनाकर लिखे हुए हैं। 4 नंबर के प्रश्न में हमें इसी प्रकार से व्याख्या करनी होगी, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। आकर्षक एवं प्रभावी। तो चित्र जब आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस ओर आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर उनको आसानी से समझ सकता है। सार्वभौमिक उपयोगिता, यानी आंकड़ों का प्रयोग सभी जगह किया जाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, यातायात, विज्ञापन, व्यापार, व्यवसाय, प्रदर्शनी, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय, जब हम आंकड़ों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ये स्मरणीय होते हैं, यानी मन मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक इनकी अमृत छाप पड़ जाती है। समय व श्रम की बचत, जब आंकड़ों के द्वारा संबंध जानकारी दी जाती है तो समझने वाले व्यक्ति को बहुत कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है, आसानी से वो समझ सकता है, उसे विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। अथवा में दिया हुआ है आवृत्ति वितरण से मध्यिका की गणना कीजिए। अब ये सतत श्रेणी में मध्यिका पूछा गया है, तो पुनः अपन जैसे अपन ने सतत श्रेणी में समांतर माध्य यानी मध्य मूल्य याद किया था, उसी प्रकार से बिल्कुल याद कर लीजिए कि सतत श्रेणी में मध्यिका यानी संचय आवृत्ति। तो ये लिखा हुआ है, ये दिए हुआ है प्रश्न में, ये अपन ने पूरा उतार लिया। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति हम बनाएंगे। संचयी आवृत्ति इन सब का योग होता है 5 के सामने 5, 5 और 10 15, 15 में 14 जोड़े 29, 29 में 20 जोड़े 39, इस तरीके से इन सब का योग आया 100। एक प्रकार से ये आवृत्तियों का योगफल ही होता है, तो n बराबर 100। अब इसमें 2 सूत्र लगेंगे, एक छोटा सूत्र एक बड़ा सूत्र। ये छोटा सूत्र है n/2 और एक ये बड़ा सूत्र है। तो पहले छोटा सूत्र में n/2, n की जगह 100, 100/2 बराबर आ गया 50। अब हम इस तरीके से लिखना होगा कि अंक 50, जैसे ही ये 50 आए इसके बाद हम यहाँ नजर डालेंगे कि 50 अंक इनमें से किस में शामिल है। तो 50 अंक 49 से तो एक ज्यादा है, 84 में शामिल है। तो यहाँ लिखना होगा कि अंक 50 संचय आवृत्ति के अंक 84 में समाहित है, अतः इसके सामने का वर्ग मध्य का वर्ग होगा। अब ये 84 में समाहित है, 84 के सामने वाला ये पूरा मध्य का वर्ग होगा, जिसको हम बड़े सूत्र में लगाएंगे। तो बड़ा सूत्र है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। H पुनः यहाँ ये दोनों का अंतर है, ये 5 5 का अंतर है, तो H की जगह 5 होगा। ये लिखा हुआ है L बराबर 20। ये जो पूरा मध्य का वर्ग आया था अपना, L1 20 है, L2 25 है, किंतु यहाँ सूत्र में केवल L लिखा हुआ, तो L यानी ये होगा 20। ये L बराबर 20, n/2 अपन ने निकाला था ये 50,
अब CF होता है मध्य का वर्ग से पूर्व की संचय आवृत्ति। तो पूर्व की संचय आवृत्ति है 49 F मध्य का वर्ग की आवृत्ति ये 35 और H बराबर 5, ये हमने बताया था वर्गांतर। अब इसको सूत्र में रख दिया 20 धन 50 ऋण 49/35 गुणित 5। 20 धन इसमें से 50 में से 49 गया 1/35 गुणित 5। 20 धन 0, इसका भागफल आ रहा है 0.14। यहाँ 20 को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले हम इस तरफ का हल करेंगे, जो भी भागफल आएगा वो हम 20 में प्लस का, कभी कभी ये माइनस में भी आता है। तो 20 धन 0.14 बराबर होगा, मध्य का बराबर होगा 20.14। थैंक यू।